वैसे हमने लास्ट इसके बाद जो टॉपिक्स हैं ना वो शार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो ये लास्ट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। एसी जनरेटर, जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, मोस्टली हर एक के पास ये मौजूद होता है, ठीक है। तो उसके आज हमने पढ़ना है कि वो कैसे वर्क करता है या उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है। एसी जनरेटर, यस। देखें, सबसे पहली बात यह कि एसी जनरेटर, एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट और जनरेटर मीन कोई भी एसी डिवाइस जो जनरेट कर रही हो। और अगर यहाँ एसी है तो इट मीन्स एसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करे। अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने का मतलब क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देनी है, और एनर्जी अगर ये डिवाइस हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है तो लाजमी बात है किसी और एनर्जी को कन्वर्ट करके दे रही होगी, क्योंकि एनर्जी क्रिएट तो की नहीं जा सकती। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है, इट मीन्स किसी और फॉर्म को इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया होगा। अब जब हम जनरेटर को देखते हैं तो इसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल रोटेट करती है, उसको हम रोटेट करवाते हैं। लाइक उसमें हम कोई भी फ्यूल वगैरह एज ए यूज़ करते हैं जिससे हम एनर्जी देते हैं उसको, और उसकी कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है। और जब कॉइल उसकी रोटेट करती है तो वो एनर्जी जो हमने उसको सप्लाई की हुई है, उस कॉइल की रोटेशन मीन समझ लें एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी, मोशन की वजह से वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें किस फॉर्म में दे रही है, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में। किस फॉर्म में हमें सप्लाई कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो कैसे करती है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग भी हमने देखनी है। वर्किंग से पहले ये वर्क कैसे करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन का हमें पता होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन का पता होगा तो हम बता सकते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है कि हमारे पास मैग्नेट है, ये दो, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। कौन से मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसमें हम कॉइल प्लेस करते हैं और उस कॉइल को इस तरह प्लेस करते हैं कि उसको अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाएं तो रोटेट करने की वजह से वो कॉइल घूमेंगी और उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। इट मीन्स ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा हो सकता है, वर्किंग प्रिंसिपल कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कह दो तो भी ठीक है, लेकिन ये किस लॉ की बेस पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को यूज़ करता है और उस बेस पे ये ईएमएफ इंड्यूस करता है। क्लियर है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ होता है, या इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं। देखो इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने कोई मैग्नेट बनाना होता है,
जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। और वो मैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं, या तुम्हारे पास परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए। यहाँ मैंने जो मैग्नेट यूज़ किए हुए हैं ये कौन से हैं, नॉर्थ और साउथ। ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये दोनों कौन से मैग्नेट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन से, और ये मैग्नेट हमने इस कॉइल की मदद से बनाई हुई। ये इस कॉइल और ये जो कॉइल ऊपर लगी हुई है इनमें से करंट फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ। और अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल में से पास हो रहा है ये है मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद दिस कॉइल। क्लियर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से बना हुआ है, लाइक ये जो कॉइल है ये और ये दोनों कॉइल में से हम करंट पास करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होता है, इसीलिए हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये कौन सा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ दो कॉइल्स आपके पास आ गई, कौन कौन सी, एक ये कॉइल जिसने रोटेट करना है ये वाली, और दूसरी ये कॉइल जिसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसी होगी ये, और राइट हैंड रूल आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। एक ये कॉइल है जिसकी मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दूसरी ये कॉइल है जिसकी मदद से हमने करंट आगे लेके जाने। बात समझ गए ना। ये कॉइल ईएमएफ इंड्यूस करेगी और आगे हम इससे दो वायर बाहर निकालेंगे और घर में ले जाएंगे, आगे हमें बिजली मिलेगी। एक तो ये कॉइल है, एक ये कॉइल है जो घूम नहीं रही, एक जगह पे फिक्स है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो दो पार्ट इसके मेन यही हो गए जनरेटर के। कौन कौन से, क्या एक ये वाली कॉइल, इस कॉइल को हम क्या कहते हैं, ये और ये स्टेटर कॉइल। स्टेटर कॉइल का क्या मतलब है, स्टेशनरी कॉइल, ठीक है। और स्टेशनरी कॉइल यहाँ किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, दैट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो किस लिए यूज़ की जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे, कि उसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में मौजूद है। और दूसरी ये कॉइल है, ये कौन सी कॉइल है, रॉटर कॉइल, मीन जो रोटेट करेगी। ये कौन सी कॉइल है, रॉटर कॉइल। और ये इसका दूसरा पार्ट है रॉटर कॉइल, जिसने रोटेट करने। अब ये रोटेट करेगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगी कि वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करवाएगी। मीन के इलेक्ट्रॉन इस कॉइल और बाहर एक्सटर्नल कॉइल में एक्सचेंज होंगे। लाइक ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे फिर वापस आएंगे, ठीक है। एक तरह से कम्यूटेटर के तौर पे ये एक्ट करेगी। इसका एक पार्ट ऐसा होगा जो किस तरह एक्ट करेगा, एज ए कम्यूटेटर, कि इसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे वो फीड किए जाएंगे आगे पूरे सर्किट को, वो सर्किट में घूमेंगे और वापस आएंगे, ठीक है। और वो कम्यूटेटर कैसे बनता है कि ये जो हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल को हमने रोटेट करवाना है। रोटेट हमने करवाना है, कॉइल खुद रोटेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो ही कॉइल यहाँ रोटेट करेगी टार्क प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, फौरन बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो उल्टा टार्क बनाएगी और कॉइल रुक जाएगी। कॉइल रोटेट नहीं करेगी। अगर कॉइल रोटेट नहीं करती तो इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक चेंज नहीं होगा, एरिया तो ऑलरेडी चेंज नहीं हो रहा, एंगल भी चेंज नहीं होगा जब रोटेट नहीं करेगी। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, नो। इट मीन्स कॉइल जब रोटेट करेगी तब फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ जनरेट होगी और हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। रोटेट फिर कॉइल को हमने खुद करने। ये जो हम मतलब कोई भी फ्यूल डालते हैं, जो जनरेटर हमारे पास होते हैं, फिर वो जलता है, वो स्टीम बनती है, वो आगे इनको रोटेट करवाते हैं, उस एनर्जी से हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक हम बाइक में, गाड़ी में पेट्रोल क्यों डालते हैं, ठीक है, इसीलिए डालते
कि एक्सटर्नल जो सोर्स एक्सटर्नल एनर्जी से हमने इसको रोटेट करवाना है और ये रोटेट करेगी तो आगे करंट बनेगा। और यहाँ हम इसको कैसे रोटेट करवा सकते हैं कि ये जो कॉइल वाउंड हमने की होती है ना, ये किसी फ्रेम के ऊपर वाउंड की होती है। आपने मोस्टली देखा होगा मोटर के अंदर कॉइल होती है, लेकिन वो किसी ख़ास फ्रेम के ऊपर चढ़ाई होती है जो घूम रही होती है यूँ, ठीक है। अब इसको भी हम किसी ख़ास फ्रेम के ऊपर, सपोज करो मैं वो फ्रेम इस तरह की बना लेता हूँ कि ये सिलिंड्रिकल कोई फ्रेम है, और इसके ऊपर ये मैंने कॉइल वाउंड की हुई है नंबर ऑफ टर्न्स में। यहाँ मैं एक ही टर्न बना देता हूँ, लेकिन इसके टर्न्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। क्लियर है कि इस फ्रेम के ऊपर मैंने कॉइल वाउंड की हुई है। अब अगर इस फ्रेम को मैं घुमाऊँ तो ये कॉइल भी घूमेगी ना, लेकिन इस फ्रेम को मैं कैसे घुमा सकता हूँ, इससे ऊपर कोई शाफ्ट होना चाहिए, उस शाफ्ट को मैं आगे किससे लगाऊं, कोई मोटर टाइप जिसने इसको घुमाना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सपोज करो कि ये फ्रेम इस तरह एडजस्ट की हुई है कि ये इसके इस साइड से बाहर क्या निकल रहा है, शाफ्ट, और इस शाफ्ट को मैंने आगे किससे कनेक्ट किया हुआ है, टरबाइन से, और इस टरबाइन को मैं यहाँ से क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टीम। क्लियर है, ये स्टीम आएगी और ये स्टीम क्या करेगी, इस टरबाइन को चलाएगी। टरबाइन चलेगी तो ये पूरी फ्रेम घूमेगी, ये फ्रेम घूमेगी तो इसके अंदर ये कॉइल घूमेगी। अब ये जब हमारा पेट्रोल जलता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, यही चीज़ प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, और जनरेटर में भी ऐसा ही होता है कि ये टरबाइन घुमाने के लिए स्टीम यूज़ की जाती है, और जो ही टरबाइन घूमती है तो टरबाइन डायरेक्ट किससे कनेक्टेड आगे, शाफ्ट से, और ये शाफ्ट घूमता है इस फ्रेम का, तो ये पूरी फ्रेम घूमती है। जब फ्रेम घूमती है तो इसके ऊपर ये कॉइल है, ये कॉइल भी घूमती है। क्लियर है ना। अब इस कॉइल को घुमाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, और जो ही कॉइल घूमती है तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, दोनों एंड्स पे EMF। अगर सर्किट कंप्लीट हम कर दें, अब यहाँ से बाहर हम दो वायर्स लेकर आते हैं। एक वायर ये होती है जनरेटर से बाहर जो आती है, दूसरी वायर ये, और ये आगे हमारे घर में लगी होती हैं। सपोज यहाँ मैं बल्ब लगा लेता हूँ, ये तो जो ये कॉइल घूमती है तो ये बल्ब आगे इनलाइटेंड हो जाता है, जो ये बताता है कि करंट आ रहा है। लेकिन क्या हम ऐसे जनरेटर की कॉइल से ये बाहर वाला सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया? क्यों नहीं कर सकते? गुड, क्योंकि जब ये घूमेगी तो ये वायर भी क्या होंगी, घूमेंगी, फौरन इनमें ट्विस्ट आएगा और टूट जाएंगी। ऐसा नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें कंस्ट्रक्शन किसी और वैसे डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, इस तरह डिज़ाइन करनी है ताकि ये कॉइल तो घूमे लेकिन बाहर वाले एक्सटर्नल सर्किट की वायर्स ना घूमें, वो रुकी रहें। तो वो कैसे हो सकता है? हाँ, सपोज करो, देखो मैं ये कहता हूँ ये मेरा हाथ है, ये कॉइल है, इसके साथ मैं एक वायर लगाऊँ आगे, ये तो ये घूमेगी तो ये वायर भी घूमेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये घूमे लेकिन ये वायर ना घूमे, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका मतलब इन दोनों का कंटेक्ट भी होना ज़रूरी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। आपस में कंटेक्ट होना ज़रूरी है, बट फिक्स होना ज़रूरी नहीं कि ये दोनों आपस में इस तरह बाउंड हों बिल्कुल कि जुड़ जाएं आपस में। हाँ, ये एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग कंटेक्ट होना चाहिए कि ये इसके साथ जुड़ी हुई हो लेकिन फिक्स ना हो, स्लाइडिंग कंटेक्ट कि ये तो ऊपर घूम सके लेकिन ये अपनी जगह पर फिक्स रहे। अब ये घूम रही है तो घूमने दो, ये तो फिक्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्योंकि दोनों इन कंटेक्ट हैं आपस में। ऐसा हम करेंगे यहाँ भी, और वो कैसे करेंगे कि ये इसकी एक वायर के साथ हम एक रिंग कनेक्ट करते हैं। ये रिंग्स कौन सी होती है? स्लिप रिंग्स होती हैं। एक रिंग में इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, लाइक दिस। ये रिंग भी कंडक्टर है, इट मीन्स इसमें से आने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, कंडक्टर है। और दूसरी वायर में इसके अंदर से लेके जाता हूँ, इस रिंग के अंदर से लेके जाता हूँ,
और दूसरी साइड से बाय, और इसको किससे कनेक्ट कर देता हूँ, हाँ दूसरी रिंग से, और ये दोनों रिंग्स कौन सी होती हैं, स्लिप रिंग्स होती हैं। लाइक ये दो वायर हैं कॉइल की, ये दो ऊपर पूरी कॉइल है, ये नीचे वाली दो वायर आ गई ये। अब इसके साथ मैंने एक ये रिंग लगा ली और ये दूसरी वायर इस रिंग के अंदर से नीचे, और नीचे इसके साथ दूसरी रिंग लगा ली। यहाँ तक बात समझ गए कि दोनों वायर के साथ कौन सी रिंग्स लगा ली, स्लिप रिंग्स। ये दोनों कौन सी रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स हैं। वैसे ये मेटल की हैं, जस्ट रिंग्स की फॉर्म में, इसलिए हम इनको रिंग्स कहते हैं, और ये स्लिप हो सकती हैं इसलिए हम इनको स्लिप रिंग्स कहते हैं। कैसे वो बाद में बताते हैं। अब अगर इन दो रिंग्स के साथ में आगे वायर लगाऊं तो ये भी तो फिक्स है ना, तो ये घूमेगी तो अगेन इन वायर में क्या आ जाएगा, ट्विस्ट। इट मींस डायरेक्ट में इन रिंग से भी आगे वायर कनेक्ट नहीं कर सकता। अब इन रिंग्स के साथ में आगे वायर को इस तरह कनेक्ट करूंगा ताकि ये रिंग्स तो घूमें, ये रिंग्स गोल है ना, ये रिंग्स इस तरह रोटेट करें, बट वायर अपनी जगह पे फिक्स रहे। लाइक इस तरह समझ लो, क्या ये सपोज करो स्लिप रिंग्स ही, अब जब कॉइल घूमेगी तो ये रिंग्स भी घूमेगी यूं, ठीक है, लेकिन ये वायर वाली वायर क्या रहे, फिक्स। अब इन कंटेक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वायर और इसमें गैप ना आए, कंटेक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक, लेकिन कौन सा, स्लाइडिंग कंटेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल 100%, जो इनको आपस में जोड़ना नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं करना, ताकि ये वाली रिंग्स घूम सकें ऊपर से और ये वायर इस तरह रहे। और ऐसा हम कैसे करेंगे, विद हेल्प ऑफ कार्बन ब्रशेस। कैसे करेंगे, कार्बन ब्रशेस के साथ। क्या एक वायर ये इसके साथ कनेक्टेड, इसके साथ हम आगे लगा लेंगे कार्बन ब्रश। क्या लगाएंगे, कार्बन ब्रश। कार्बन का ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, ठीक है। और इस कार्बन ब्रश को इसके साथ मतलब टाइट स्लाइडिंग कंटेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे जो इसको पुश करके आगे ही रखे, ताकि ये तो घूमे इस तरह, रिंग इस तरह घूमे, बट ये कार्बन ब्रश अपनी जगह पे फिक्स रहे और इसके साथ कंटेक्ट में भी रहे। तो इसके पीछे ऐसी क्या चीज़ लगाऊं जो उसको पुश करके रखे, कार्बन ब्रश। तो ये लग गया ना स्लिप रिंग के साथ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, घूमते घूमते कार्बन ब्रश इधर साइड पे हो जाए, तो फिर करंट तो नहीं आएगा ना, ताकि इसके साथ रहे, ये यूं घूमे, स्लिप रिंग्स यूं घूमे, कार्बन ब्रश इसके साथ रहे अटैच। स्प्रिंग लगाएं, गुड। इसके पीछे क्या लगाना है, स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग इसको टाइट करके रखेगी इसके साथ, क्लियर। और इधर भी ऐसा ही करेंगे, इसके साथ दूसरा कार्बन ब्रश, बातें ना करें, और इसके पीछे भी क्या लगाएं, स्प्रिंग। और ये जो स्लिंकी स्प्रिंग होती हैं, ये इनको क्या करके रखते हैं, टाइट। मीन के कंटेक्ट को इतना टाइट करते हैं ताकि बीच में कार्बन ब्रशेस और रिंग्स के दरमियान गैप ना आए, ठीक है। अब हम वायर वाली वायर किसके साथ कनेक्ट करेंगे, यहां कार्बन ब्रशेस के साथ। ये एक वायर सपोज करो आ गई और ये दूसरी वायर आ गई, क्लियर है। अब देखो, ये कॉइल जब घूमेगी तो ये रिंग्स घूमेगी, ये रिंग्स घूमेगी तो ये कार्बन ब्रशेस हैं, समझ लो ये रिंग है, तो रिंग घूमेगी तो ये रिंग घूम रही है, बट कार्बन ब्रश अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है। स्प्रिंग ने इसको टाइट करके रखा हुआ है, हमने आगे एक्सटर्नल सर्किट ये ब्रशेस से आगे निकाला हुआ है, तो इट मीन्स ये फिक्स है। तो एक्सटर्नल सर्किट पे भी अंदर कॉइल के घूमने से कोई फर्क, लेकिन कंटेक्ट इतना फिक्स है, मतलब बीच में कोई गैप के चांस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली कम्यूटेट कर सकते हैं इस कॉइल से इधर कार्बन ब्रशेस के थ्रू आगे एक्सटर्नल सर्किट में, क्लियर है। इसलिए इस पूरी इस कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली कम्यूट कर सकते, ब्लू मार्कर नहीं है, तो इस पूरी हम इसको क्या कहते हैं,
कम्यूटेटर। क्लियर हो गया? अब आपके पास कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट्स मेन आ गए, या मेन आप इसको, ये टरबाइन एक पार्ट, ये स्टेटर कॉइल दूसरा, ये रोटर कॉइल तीसरा, ये कम्यूटेटर चौथा। 4 मेन पार्ट्स आते हैं, बट आपकी बुक में उन्होंने 3 को डिस्कस किया हुआ है, तो हम भी 3 ही को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के कितने मेन पार्ट्स हैं? 3। और कौन कौन से हैं? नंबर 1 कौन कौन से हैं? स्टेटर कॉइल, स्टेटर कॉइल। नंबर 2 रोटर कॉइल। अब स्टेटर कॉइल क्या करती है? स्टेटर कॉइल इज अ फिक्स्ड कॉइल विच इज used to generate magnetic field in which we have to place a rotor coil. स्टेटर कॉइल किस लिए यूज होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं? रोटर कॉइल को जिस फील्ड में रखते हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पर रोटर कॉइल। रोटर कॉइल कौन सी होती है? इट इज अ कॉइल विच इज प्लेस्ड विद इन मैग्नेटिक फील्ड which is rotated with the help of turbine which is connected with the shaft of the NF frame over which it is wounded। क्या शाफ्ट उस फ्रेम की है जिसके ऊपर हमने ये कॉइल लपेटी हुई है, उस शाफ्ट को हम टरबाइन से रोटेट करते हैं तो ये कॉइल भी क्या करती है? रोटेट करती है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल चेंजेस and change in magnetic flux according to Faraday induces an EMF across the ends of this coil। और जब EMF इंड्यूस हो जाता है तो वो आगे सर्किट में क्या देता है? हमें इंड्यूस करंट। क्लियर? और तीसरे नंबर पे इसका कौन सा पार्ट है? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर किस पे कंसिस्ट होता है? मेन का कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ स्लिप रिंग्स, पेयर ऑफ स्लिप रिंग। पेयर ऑफ स्लिप रिंग का मतलब 2 स्लिप रिंग्स पे और कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कि ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस पे कंसिस्ट होता है। दैट कम्यूट्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कॉइल टू एक्सटर्नल कॉइल, कि ये इस रोटर कॉइल से एक्सटर्नल सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन को एक तरह से ट्रांसमिट करते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू फ्लो करते हैं आगे। क्लियर है? और इसका फंक्शन क्या होता है? कार्बन ब्रशेस का क्या फंक्शन होता है यहाँ? कि कार्बन ब्रशेस इस स्लिप रिंग्स के साथ इस तरह अटैच किए जाते हैं ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स रहें, बट रिंग्स क्या करती रहें? रोटेट करती रहें। लेकिन इनके दरमियान गैप नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम क्या अटैच करते हैं? स्प्रिंग। दैट पुशेस द कार्बन ब्रशेस टाइटली विद द स्लिप रिंग्स। ठीक है, जिसकी वजह से इनका आपस में हमेशा कंटेक्ट रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन इजीली कम्यूट फ्रॉम दीज स्लिप रिंग्स टू कार्बन ब्रशेस एंड फ्रॉम कार्बन ब्रशेस टू एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर है? और दूसरा कार्बन ब्रशेस का क्या काम हो सकता है? कार्बन ब्रशेस की जगह हम कोई और भी चीज़ तो यूज़ कर सकते हैं, कंडक्टर ना, लेकिन हम कार्बन ब्रशेस ही को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका हीटिंग अफेक्ट इसमें बहुत कम होता है, कि जितना मर्जी ये कॉइल रोटेट करती रहे ये कार्बन इतना गर्म नहीं होगा। हीटिंग इफेक्ट इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है तो इसमें जितना मर्जी करंट फ्लो हो जाए, जितनी भी चार्जेस इसमें से मूव करें, इतना जल्दी ये इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, इसकी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वरना यहाँ कोई और चीज़ होगी, रेजिस्टेंस या हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इतनी इंक्रीज होगी कि वो उस करंट को अपोज करना स्टार्ट कर देगा, लाइक एक तरह से एनर्जी खुद कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। या अगर हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाए कि ये चीज़ जल भी जाती है। ठीक है, लेकिन कार्बन ब्रशेस में ये इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम।
ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कार्बन ब्रशेस ही को प्रेफर करते हैं, कार्बन के जो बने होती हैं। क्लियर है? अब ये आगे इसकी कंस्ट्रक्शन कि इसमें ये 3 पार्ट्स होते हैं और कॉइल को हम किससे रोटेट करते हैं? इस कॉइल को, राटर कॉइल को कैसे रोटेट करते हैं? टरबाइन से। मीन का राटर कॉइल जिस फ्रेम के ऊपर हमने लपेटी होती है उस फ्रेम के शाफ्ट को हमने डायरेक्ट इन कंटेक्ट विद किसके साथ किया होता है? टरबाइन के साथ। उस टरबाइन को हम एक्सटर्नल एनर्जी से रोटेट करवाते हैं। वो एनर्जी स्टीम की फॉर्म में हो सकती है, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है, बट उस एनर्जी से हमने उस टरबाइन को रोटेट करवाना है और टरबाइन जब रोटेट करेगी तो ये कॉइल रोटेट करेगी और कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये इसकी आगे कंस्ट्रक्शन, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब ये सर्किट में यहाँ बना लेता हूँ। सपोज करो कि ये मैंने लोड लगाया हुआ है, ये जो आर है ना, आर लोड समझ लो, ये कोई भी आपकी डिवाइस है, फैन है, बल्ब है, फ्रीज़र है, जो भी एक्सटर्नल सर्किट में लगा हुआ है। क्लियर? अब इसकी वर्किंग देख लें। ये वर्क कैसे करेगा? ये मैं लिखवाता नहीं हूँ, मैं बोल लेता हूँ, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिखूँगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करेगा ये। एज कॉइल, कौन सी कॉइल? राटर coil, as ratter coil is wounded on a frame whose shaft is connected with, कि राटर कॉइल को किसके ऊपर हमने लपेटा हुआ है? किसी फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है एंड जो फ्रेम का शाफ्ट है वो किधर है? शाफ्ट ऑफ द फ्रेम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद टरबाइन, के शाफ्ट को हमने कनेक्ट किया हुआ है टरबाइन से। टरबाइन इज रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम, कि टरबाइन को हम कैसे चलाएंगे? स्टीम की मदद से। मैं शॉर्टकट यहाँ बना लेता हूँ कि ये है इसका वो शाफ्ट या सेंट्रल एक्सिस, और ये शाफ्ट है और इसको डायरेक्ट ऊपर किससे कनेक्ट किया हुआ है? टरबाइन से। और इस टरबाइन को हम यहाँ कैसे चला सकते हैं? स्टीम से। ठीक है, स्टीम से इस टरबाइन को चलाएंगे, टरबाइन चलेगी तो ये कॉइल घूमेगी। ठीक है, शाफ्ट एंड व्हेन टरबाइन रोटेट्स it also rotates the coil which is placed within the magnetic field. Due to rotation of coil, what happened? जब coil rotate करेगी तो क्या होगा? When coil rotates, due to rotation of coil, magnetic flux linked with the coil changes. Magnetic flux linked with the coil changes, mean magnetic flux changes. And due to change in magnetic flux according to Faraday law, क्या होगा? EMF इंड्यूस हो जाएगी, कि due to change in flux according to Faraday law, EMF is induced across the ends of rotor coil. अब ये EMF इंड्यूस हो गई है कॉइल के एंड्स के अक्रॉस। अब इस ईएमएफ से आगे करंट कैसे हमने लेने? हाँ जी, ends of the coil are connected with the slip rings, one end with one slip rings and other end with other slip ring. दोनों एंड्स को हम दो स्लिप रिंग से कनेक्ट कर देते हैं कि ends of the coil
are joined with slip rings और स्लिप रिंग्स क्या करेंगी कि विद द रोटेशन ऑफ क्वाइल स्लिप रिंग्स आल्सो रोटेट्स, कि स्लिप रिंग क्वाइल की रोटेशन के साथ साथ रोटेट करेंगी और उन स्लिप रिंग्स के साथ आगे हम क्या करेंगे, फर्दर कार्बन को उनके साथ अटैच कर देंगे कि एंड्स ऑफ द क्वाइल आर जॉइंड विद द स्लिप रिंग्स एंड स्लिप रिंग्स आर अटैच्ड विद कार्बन ब्रशेस। यस, क्योंकि अगर डायरेक्ट वायर को हम, ये दो क्वाइल है, ये क्वाइल, इस क्वाइल के दो एंड से बाहर वाली वायर को लपेटें तो ये जब घूमेगी तो वो बाहर वाले सर्किट की वायर भी क्या होगी, ट्विस्ट आएगा और आखिरकार वो टूट जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एंड्स ऑफ द क्वाइल होके से कनेक्ट करते हैं स्लिप रिंग्स और स्लिप रिंग्स को किन के साथ अटैच कर देते हैं, कार्बन ब्रशेस। टू मेक दिस कंटेक्ट स्ट्रांग वी यूज स्प्रिंग्स, ताकि इस कंटेक्ट को हम स्ट्रांग विदाउट गैप कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग्स आपस में अटैच रहें। तो टाइटली कार्बन ब्रशेस को स्लिप रिंग्स के साथ अटैच रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग यूज़ करते हैं। कि टाइट कंटेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, टाइट कंटेक्ट ऑफ कार्बन ब्रशेस एंड रिंग्स वे यूज स्प्रिंग्स। और ये स्प्रिंग्स क्या करते हैं कि इन कार्बन ब्रशेस को इन स्लिप रिंग्स के साथ टाइटली अटैच रखते हैं कि जब रोटेट करेंगी ये रिंग्स तो इनका कंटेक्ट आपस में इस तरह रहे कि बीच में गैप ना आए और कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन यहाँ से कार्बन ब्रशेस के थ्रू आगे एक्सटर्नल सर्किट में जा सके। अब इसके बाद क्या करते हैं, नाउ external circuit is connected with through these carbon brushes। बातें ना करें, एक्सटर्नल सर्किट अब किसके थ्रू हम आगे लेके जाएंगे, कार्बन ब्रशेस के थ्रू। डायरेक्ट हम क्वाइल या रिंग से कनेक्ट नहीं करें, ये जो एक्सटर्नल सर्किट ये कार्बन ब्रशेस के थ्रू हम आगे लेके जाएंगे थ्रू दीज कार्बन ब्रशेस। ऐसा क्यों करेंगे, हाँ जी, बिकॉज when coil rotates rings also rotate but carbon brushes remain fixed। कि जब coil रोटेट करेगी तो रिंग्स भी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, लेकिन कार्बन ब्रश क्या करेंगे, बट कार्बन ब्रशेस रिमेन फिक्स्ड, वो फिक्स रहेंगे एंड आवर एक्सटर्नल सर्किट विल रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस क्वाइल। अगर कार्बन ब्रशेस फिक्स हैं तो हमने एक्सटर्नल सर्किट कार्बन ब्रशेस के थ्रू आगे यूं निकाला हुआ है, तो कार्बन ब्रशेस फिक्स हैं तो हमारे एक्सटर्नल सर्किट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो। तो कार्बन ब्रशेस रिमेन फिक्स्ड, सो our external circuit remain unaffected due to rotation of coil। क्लियर हो गया? अब
अब क्या होगा कि इट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस हुई कार्बन ब्रशेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे और एक्सटर्नल सर्किट में, और एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा, लाइक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉइल में इंड्यूस हुई है ईएमएफ, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से आगे करंट बना है, और ये कौन सा करंट हुआ, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन ये इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करेगा या कितना होगा, ये डिपेंड करते हैं इंड्यूस ईएमएफ पे कि वो किस तरह बन रही है और कितनी है किस टाइम में। तो इट मीन्स ईएमएफ किसी भी टाइम में कितनी होगी, तो ये हमें पता अगर चल जाए तो हम करंट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि करंट किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाई आर, मेन वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो अगर हमें वोल्टेज का पता चल जाए तो करंट का हम इजीली पता लगा सकते हैं। अब हम वोल्टेज की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला निकालते हैं, कैसे हम वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट नॉट बट सेकंड लास्ट स्टेप कैलकुलेशन पे, कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ गई इसकी कैलकुलेशन। अच्छा, आपकी बुक पे जो कैलकुलेशन हुई है ना, वो उन्होंने इस कॉइल को अलग से रॉड कंसीडर करके की हुई है, ठीक है, बट हम उस वैसे नहीं करेंगे, हम इसको इजी वैसे करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे देखें। अब कैलकुलेट करने हमने किस चीज़ के लिए कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ is given as, induced EMF किसके इक्वल होगी, EMF is equal to minus n del phi over del t। ऐसा ही है ना। अच्छा, ये हमारे पास फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड EMF आई, और फाई किसके इक्वल होता है, ए बी काज ऑफ थीटा, ए बी काज ऑफ थीटा। इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, ये क्या बता रहे हैं कि फाई फ्लक्स कितना चेंज हुआ है टाइम के लिहाज से, कि अभी टाइम 0 सेकंड है तो कितना फ्लक्स है, 2 सेकंड है तो कितना हुआ, 3 सेकंड है तो कितना हुआ। मीन कि डेल फाई बाई डेल टी क्या बता रहे हैं कि टाइम के लिहाज से फ्लक्स में कितनी चेंजिंग आई, एन फाई बता रहा है कि टोटल कितनी चेंज है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर कि ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव ये बताता है ना कि वो चीज़ कितनी चेंज हुई है, और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ किसके रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, टाइम। अब वैल्यू यहाँ पुट कर लें, वैल्यू पुट करें तो माइनस एन फाई किसके इक्वल है, एन डी बाई डी टी अपनी जगह पर रहेगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन फ्लक्स, तो यहाँ फ्लक्स लिख लें, ए बी काज ऑफ थीटा। बट what you think about area and magnetic field strength। अब क्वाइल को क्या हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी जनरेटर बनाया हुआ है,
ठीक है, जहाँ ये जनरेटर बने हैं वहाँ से ये कॉइल उसके अंदर फिक्स है, हम उसका अब एरिया चेंज करेंगे? नो, इट मीन्स एरिया ऑफ द कॉइल विल रिमेन फिक्स ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। एरिया तो फिक्स रहेगा, एरिया में टाइम के लिहाज से कोई चेंज नहीं आएगी। मैग्नेट इज आल्सो फिक्स्ड हियर, क्या मैग्नेट में कोई चेंजिंग आएगी? नो, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल रिमेन आल्सो कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट रहेगी। इट मीन्स टाइम के लिहाज से भी चेंज नहीं होगी। तो फिर चेंज क्या होगा? चेंज, फ्लक्स तो चेंज होना है, किसकी वजह से चेंज होगा? बच जाता है हमारे पास सिर्फ थीटा। और थीटा क्या होता है? इसको कोई एक वीन ए कह दे। थीटा क्या होता है? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, कि बॉडी यूं घूम रही है तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक ये बॉडी यूं घूम रही है तो हम कहेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बट एंगुलर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फिर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है? सपोज दिस कॉइल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कि ये कॉइल किस वेलोसिटी से रोटेट कर रही है? ओमेगा से। तो वेलोसिटी क्या होती है? गुड, एंगुलर वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिर यहां से थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहां से फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। तो वैल्यू पुट करो फिर इसमें, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगी? माइनस एन। ए बी दोनों यहां क्या रहेंगे? ए बी टाइम के लिहाज से वेरी नहीं हो रहे, ए बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों कांस्टेंट ही, तो बाहर ले आओ क्योंकि वो चेंज नहीं होंगे। अगेन हम नैब पे पहुंचाएं, अल्लाह खैर करे। एन ए बी डेरिवेटिव ऑफ, फिर चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ काज ऑफ ओमेगा टी, काज ऑफ थीटा चेंज हो रहा है ना। अब काज थीटा चेंज होने का क्या मतलब? कि वैल्यू तो सिर्फ एंगल की चेंज हो रही है, कि अभी कॉइल अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगी, थोड़ी देर बाद यूँ होगी, थोड़ी देर बाद रोटेट करके यूँ। तो इसकी रोटेशन की वजह से इस एरिया के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है वो क्या हो रहा है? चेंज। तो इट मीन्स कॉइल की रोटेशन से सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रही है? थीटा। थीटा के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स। तो टाइम के लिहाज से हम थीटा की चेंजिंग निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कास थीटा क्या होता है? सिंस डी बाई डी टी ऑफ कास थीटा, कास थीटा का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? साइन थीटा, लेकिन विद नेगेटिव साइन। ट्रिग्नोमेट्री में ये आपने पढ़ा है कि कास थीटा की चेंजिंग हमेशा किसके इक्वल होती है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पुट कर लो, ये साथ नोट करना क्योंकि ये आपकी बुक पे नहीं है, बुक पे थोड़ा उन्होंने लेंथी प्रोसेस से किया हुआ है। तो ईएमएफ क्या आ जाएगी? माइनस एन ए बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ काज ओमेगा टी क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? पहले डेरिवेटिव ऑफ कास थीटा को तो हो गया माइनस साइन थीटा, मीन साइन ओमेगा टी, और अब काज पे अप्लाई हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो डी टी बाई डी टी क्या होगा? 1, तो इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। देखो ना, डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहले डेरिवेटिव किस पे हमने लगाना है? चेंज हमने किस में देखनी है? काज ऑफ एंगल। तो काज ऑफ एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एंगल, माइनस साइन ऑफ। जब काज का हो गया माइनस साइन ऑफ एंगल, तो उसके बाद ये डेरिवेटिव एंगल पे अप्लाई होते हैं। काज पे तो अप्लाई हो गया, बट नाउ डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा? एंगल पे। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्योंकि एंगल है ओमेगा टी, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा आ जाएगा बाय, तो डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 1।
तो बचेगा क्या, ओमेगा। तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस साइन ओमेगा टी आ गया काज ओमेगा टी का, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल का क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या बना, एन ओमेगा ए बी। इस ओमेगा को मैं इधर ले आया हूं। आगे क्या बचा, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब एन ओमेगा ए टी साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज द रिलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एन टाइम इंटरवल टी ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ कॉइल। इसको मैं इधर ऊपर लिख लेता हूं। अब ये मैं रेस कर दूं डायग्राम। ये हमारे पास आ जाएगी जी ईएमएफ, कि ईएमएफ किसके इक्वल आ गई, एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या किसी भी टाइम इंटरवल टी में ईएमएफ कॉइल के अक्रॉस कितनी होगी, क्लियर है। अब देखो, अब इस ईएमएफ को हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। हम एरिया के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके अंदर फिक्स है। बी के साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स किया हुआ है। एन नंबर ऑफ टर्न्स को भी हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेटर में वो फिक्स। क्या ओमेगा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओमेगा मीन स्पीड ऑफ अ रोटर कॉइल, कि कितनी स्पीड से वो घूम रही है। और ये भी जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ से सेट की जाती। और एशिया में ये ओमेगा कितनी रखी जाती है, मीन कि कितनी तेज़ वो घूम सकती है। तो मतलब उसकी एक तरह से फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करनी, 50। तो हमारी इसका मतलब है जो बिजली हमारे घरों में आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 पर सेकंड, 50 साइकिल। और पर मिनट कितनी हो सकती हैं, फिर मल्टीप्लाई कर दो 3000, कि एक मिनट में कितनी बार वो साइकिल, कितनी साइकिल मुकम्मल करेगी, 3000। लेकिन यूएस में ये जो डिज़ाइन किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, वहाँ 60 होते हैं, ठीक है। वहाँ थोड़ा फास्ट पेस पे ये घूम रही है। यहाँ एक सेकंड में 50 बार घूमती है, वहाँ 60 टाइम घूमती है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉइल जल्दी घूमती है तो मसला बनता है, लाइक जब पहले वो कैस्ट वगैरह होती थी ना, कैस्ट कभी सुनी है, तो किसी टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो साउंड फ़ौरन चली जाती थी आगे, वो बीच में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो सारे ख़त्म फ़ौरन, कि पता ही नहीं चल रहा है क्या बोला जा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा कर दी जाए तो ऐसा होता है। अब ये आपके पास आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एन टाइम इंटरवल टी। अगर आपको कहे कोई कि मैक्सिमम ईएमएफ कब होगी, ईएमएफ इस कॉइल के क्रॉस मैक्सिमम कब होगी, हाँ, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग फिक्स की हुई हैं। तो इट मीन्स सिर्फ रोटेशन को हम चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रही है कॉइल, तो मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 पे। इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 देन तब ईएमएफ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है ना। ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, ये हमारे पास है एन ओमेगा ए बी मैक्सिमम। तो तब किसी भी टाइम इंटरवल पे हमारे पास ईएमएफ कितनी हो जाएगी, एट एन टाइम इंटरवल ईएमएफ हो जाएगी दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, क्लियर। और इसी से करंट को अगर हम निकालें तो करंट फिर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर आई नॉट क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, क्लियर है। करंट क्या होता है,
वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ये मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो इसकी जगह आएगा आई नॉट, तो आगे साइन ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा। अब इसका एक स्टेप रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो हम कल करेंगे, ठीक है।